क्या आपने जलती चिताएं देखी हैं? क्या आपने नदियों में बहते हुए शवों को देखा है? क्या आपने नदियों के किनारे रेत में, बालू में दबाए हुए, गाड़े गए शवों को देखा है? उनके ऊपर जो भगवा रंग की चुन्नियाँ जो हैं पड़ी हुई, उनकी तस्वीरें तो देखी होंगी आपने। क्या आपने पढ़ा है कि खेतों में लाशें जलाई जा रही हैं? क्या आपने सुना है कि फलाने जगह पर एक मुसलमान जो है वो 300 हिंदुओं को जो है उसने उसका अंतिम संस्कार किया है? क्या आपने सुना है कि फला जगह पर एक हिंदू नवयुवक ने अपनी माँ के शव को मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया और फिर एक मुसलमान मसीहा जो है वहाँ पे आता है और उसने जो है शव की अंत्येष्टि की? क्या आपने ये देखा है कि इन सारे मामलों में सिर्फ और सिर्फ एक राज्य ही उत्तर प्रदेश केंद्र में है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आपको तमिलनाडु में जलती हुई लाशें क्यों नहीं दिखाई जाती? आपको महाराष्ट्र की लाशें क्यों नहीं दिखाई गई? आपको दिल्ली में जो निकम्मापन बिखरा पड़ा है वो आपको क्यों नहीं दिखाया गया? क्या आपने पंजाब के बारे में एक महीने में 2 खबरें भी सुनी हैं जो आपको याद हो कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर? क्या आपने बाकी जो कुछ राज्य हैं जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, टॉप 6 में आते हैं, दिल्ली है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, झारखंड है, गोवा है, जो फैटेलिटी रेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मरे, इन राज्यों की अगर बात करें जहाँ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, तो क्या आपने इन राज्यों की रिपोर्टिंग पढ़ी है? यहाँ पे लाश कितनी जलाए जा रहे हैं और शमशान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्यों हर बार इन सब के केंद्र में योगी सरकार की नाकामियां ही आती हैं? सारे गंगा नदी के तट जो है योगी सरकार के हिस्से आते हैं। जलती हुई चिताएं, शमशानों में एंट्री नहीं मिल रही, योगी सरकार ही दिखता है। क्यों? इससे पहले कि इन सारे सवालों का मैं जवाब दूं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये और भी ग्रो करे और हम और भी संसाधन जुटाकर आपके लिए बेहतर रिपोर्टिंग कर सके, आपके लिए बेहतर साक्ष्य ला सके, आपके लिए बेहतर एनालिसिस ला सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अब पिछले दिनों में हमने देखा कि बरखा दत्त खास करके शमशान घाट में पहले चिताओं की तस्वीरें वो दे रही थी, फिर शमशान घाट में हमने देखा कि जहाँ लकड़ियाँ बांटी जाती है वहीं पे वो अपना एक लैपटॉप रख के और उसी को मतलब ट्विटर पे डाल रही है कि हम देखिए मैं चिताओं के बीच में शमशान घाट पे बैठ के और रिपोर्टिंग कर रही हूँ। बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बरखा दत्त जो है नदी के किनारे टहल रही है और वीडियो से दिखा रही है और बोल रही है कैसे उसका दिल जो है पसीज रहा है, कैसे वो करुणा के मारे जो उसकी छाती फट रही है, और वो लाशों की एक पूरी श्रृंखला दिखाती है और चैनलों ने भी दिखाया। ये सब आपने देखा होगा। प्रयागराज में आपने देखा, आपने खबर सुनी होगी कि उन्नाव में लाशों को बहा दिया जा रहा है। उसके लगातार आने लगा कि हाँ फलाने जगह भी बहाया गया, फलाने जगह भी लाशें मिली है, बनारस में मिल रही है, कानपुर में मिल रही है, हर जगह का देखा होगा। उसके बाद आपने राजदीप का एक ट्वीट आप देखेंगे जिसमें अल्मोड़ा में एक खेत में शव को जलाया जा रहा है, उसकी अंत्येष्टि की जा रही है। उसकी तस्वीर रखते हुए राजदीप सरदेसाई ने बोला कि देखिए कि ये लोग कितने मजबूर हैं कि इन्हें कोविड वाले शमशान घाट में जगह नहीं मिली तो ये अपने खेतों में ही जला रहे हैं। उसके बाद एक और रवीश कुमार का मैं लेख पढ़ रहा था। इस व्यक्ति ने लिखा कि श्रद्धांजलि तो मैं कई देख रहा हूँ फेसबुक पे, लेकिन उन श्रद्धांजलि में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हाँ फलाने का देहांत हो गया और वो स्वर्गारोहण कर रहे हैं और ओम शांति और इस तरह की बातें हैं। रवीश लिखता है कि आप लोग आज से जब भी श्रद्धांजलि दें लोगों को तो आपके पास वो पूरा क्षण, वो अंतिम क्षण, वो मोमेंट होना चाहिए, वो पूरा आप उसमें लिखें कि आपके जो परिजन थे जब मर रहे थे तो कैसे तड़प रहे थे, वो कैसे आपने लाया और कैसे सरकार की लाचारी के कारण
आपको जो है एक तरह से आपकी हत्या कर दी गई आपके परिजन की, वो बोल रहा है ये सारी चीज़ें आप लिखिए। अब सत्य क्या है इन सब में? क्या वाकई हिंदू जो है लाशों को जहाँ तहाँ फेंक कर भाग रहे हैं? क्या वाकई प्रयागराज में या कानपुर में, बनारस में या अन्य जगहों पे नदियों में लाश प्रवाहित की जा रही है? क्या सच क्या है? सच यह है कि जब व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, जब उसके पास तथ्य नहीं होते, या फिर वो मोटिवेटेड होता है कि मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है, मैं यही एजेंडा लेके चलूँगा और यही एजेंडा मेरी रिपोर्टिंग का केंद्र बिंदु होगा, वही आधार होगा, तब आप उन तथ्यों को इग्नोर करते हैं कि हिंदुओं में शवों की अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार जो है, दाह संस्कार होता है। सिर्फ दाह संस्कार ही नहीं होता, हिंदुओं में कई संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो अपने शवों का अंतिम संस्कार बालू में नदी के किनारे गाड़ कर करती है। हिंदुओं में बच्चों को और संतों को, महात्माओं को दफनाया जाता है। बच्चों को तो अपने पास के ही खेत में ही दफन करने की परंपरा रही है। संतों को दो तरह से दफनाया जाता है, या तो वो शवासन में होंगे लेटे हुए, या फिर वो ध्यान की मुद्रा में होते, जब उनका पैर फोल्ड करके और हाथ जो उनके जांघ पे रख के, और तब उन्हें बैठे हुए आसन में गाड़ा जाता है जमीन में, और उसके ऊपर उनकी समाधि बना जाती है। आपको यही कारण था कि राम मंदिर में भी जब खुदाई हुई तो हड्डियां मिली थी, तो वो हमारे संत थे, तो मंदिर के प्रांगण में ही उनकी समाधियां बनाने की परंपरा रही है। आप पुरी के लिंगराज मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ भी एक मठ को अभी तोड़ा गया है, तो वहाँ पे भी लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको मिलेंगे। नदियों में भी प्रवाहित करने की कई जगहों पे परंपरा है, लाश को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अब जब बरखा दत्त ने प्रयागराज में वहां खड़े होकर वो पूरा दिखा रही है, जो वीडियो आप देखेंगे, आपने देखा होगा, वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ, मतलब जहां तक नजर जा रही है लाश ही लाश है, और वहां पे एक कब्र है वहाँ पे, और उसके ऊपर डंडियाँ गड़ी हुई हैं, और डंडियों पे जो है लाल रंग की या भगवा रंग की चुन्नियाँ जो होती है, चादरें, वो पतली सी, वो जो है बांधा हुआ है। उन्नाव, कानपुर, वाराणसी, और अब आप वही दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद में। अब ये जब वायरल होने लगा और इस पे जब लोग जो है पूरा एकदम दुखी होने लगे कि बताओ यार प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, तो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं मुकेश कनौजिया, उन्होंने इस बात को ऊपर लाया कि 2018 में वो वहीं पे थे प्रयागराज में ही, और उनके संपादक ने उन्हें भेजा कि जाओ और तस्वीरें लेके आओ। मैं मुकेश कनौजिया, दैनिक जागरण प्रयागराज में फोटो जर्नलिस्ट कार्यरत हूँ। और सर, ये जो तस्वीर है वो मार्च 2018 की है, जब कुंभ के 2019 की तैयारी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कैमरा मुझे पकड़ा दिया और बोला कि जाओ कुछ ये जो लाश दफन की गई है तट पर, गंगा के तट पर, उन तस्वीरों को विहंगम शूट करो इसको। तो मैंने अलग अलग तरीके से इसको शूट किया, तो वहाँ पर सैकड़ों लाशें, कह रही है कि हजारों लाशें गंगा तट पर दफनाई गई थी। सर उस समय ना कोरोना काल था सर, और ना ही मतलब कि इस तरह की आपदा थी। तो यहाँ पर सर प्रथा है कि जैसे यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, शवों को दफनाते हैं नदी के किनारे पर। हजारों की संख्या में उस दौरान जो है वो तट, गंगा के तट पर वहाँ पर दफनाया गया था। इसके अलावा प्रयागराज के ही एक पुरोहित ने भी ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि ये परंपरा रही है, शैव संप्रदाय के लोग अमूमन लाशों को नदी के किनारे जो है दफनाते हैं। हिंदुओं में और भी कई परंपराएं, जैसे किसी को सांप काट लेता है तो उसको भी जलाया नहीं जाता है। कई जगहों पे कहा जाता है कि वो जो है शिव भगवान जो है, शिव जी जिनके गले में सांप रहता है, तो
उनका वो मतलब भाग बन चुका है, वो अमरत्व को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको दफन कर देना चाहिए। बच्चों और संतों के बारे में मैंने आपको बताया है। कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दफनाते ही हैं। उसके बाद आते हैं कि राजदीप वाले मुद्दे पे। राजदीप ने कहा कि अल्मोड़ा में जो है शव को खेत में जलाने पे मजबूर है। राजदीप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हिंदुओं में सिर्फ नदी के ही किनारे नहीं जलाया जाता है। कई ऐसी जगह होती हैं, हर राज्य में हर जिले में तो नदियां होती नहीं। ऐसे जगहों पे और जहां नदियां हैं वहां पे भी अगर इमीडिएट मतलब थोड़ी दूर पे नहीं है तो भी लोग अपने खेतों में भी शव का दाह संस्कार करते हैं। लोग अपने बगीचों में, जो आम का बगीचा है, लीची का है, यहाँ पर भी दाह संस्कार करते हैं। यहीं पर मुझे याद आता है कि सीतामढ़ी एक ज़िला है जहाँ मेरे कुछ संबंधी रहते हैं। वहाँ मुझे पता चला, ये 5-7 साल पहले की बात है, कि वहाँ शवों का दाह संस्कार मैंने कभी सुना नहीं था उस तरह से होता है। वहाँ पे बगीचे में एक बहुत ही गहरी मतलब खाई जो है खोदी जाती है और वो लगभग मतलब 6-7 फीट या 10-10 फीट गहरी होती है और उसमें पहले एक लेयर लकड़ी की डाली जाती है, उसके ऊपर लाश को जैसे हम करवट लेके सोते हैं वैसे और छाती में घुटनों को सटाकर वैसे करके सुलाया जाता है और उसके ऊपर खूब सारा लकड़ियाँ, ढेर सारी लकड़ियाँ डाली जाती हैं और उसको फिर अग्नि दी जाती है। और जब तक लाश पूरी तरह से जल नहीं जाती तब तक जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी है वो वहीं पे बैठा रहता है। बारिश हो तो कभी कभी 3-3 दिन तक लाश जलने में लग जाती है और वो वहीं पे बैठा रहता है। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को, राजदीप जैसे लोग को या बरखा को या रवीश जैसों को कोई एक ऐसी लाश मिल जाए नदी के किनारे जो किसी संत की और उद्यान की अवस्था में उन्हें जो है दफन किया गया हो, गाड़ा गया हो, या फिर सीतामढ़ी में मैंने जैसे बताया वैसा कई जगहों पे होता है, उस तरह से मोड़ के करवट देके जलाई जाती हो लाश और उस अवस्था में मान लीजिए अधजली लाश हो, बारिश हो गई, बहती हुई मिल गई, तो ये लोग, इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? ये लोग तो ये भी कह देंगे कि देखो मतलब कैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को ठीक से लिटाकर, मतलब पूरी तरह से लिटाकर जो दाह संस्कार का एक पूरी प्रक्रिया होती है वो भी इन्होंने फॉलो नहीं किया और ऐसे ही तोड़ मरोड़ के मचोड़ के जो है वो ऐसे ही जला के छुट्टी कर ली, हाथ धो लिया कि हाँ भाई पिंड छूटा हमारा। हम इसी तरह का व्यवहार देखेंगे ना, क्योंकि इसी तरह का व्यवहार लगातार हमको देखने को मिल रहा है। खेत में अल्मोड़ा की जो राजदीप ने तस्वीर लगाई थी, बाद में पता चला कि एक तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि लोग खेतों में जलाते हैं, हमारी तरफ भी जलाते हैं, उत्तराखंड के कई गांवों में जलाते हैं, पहाड़ों में ये बहुत ही आम प्रैक्टिस है। और ये जो एजेंडा पुश कर रहा था राजदीप की, देखिए मतलब कोविड वाले शमशान में जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला या जो भी है, वो बिल्कुल भी झूठ था, क्योंकि वो जगह जहां वो लाश जलाई जा रही थी वो उत्तराखंड सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत वो चिन्हित था कि हाँ यहाँ पे कोविड पॉजिटिव लोग जलाए जा सकते हैं। क्या है ना कि इन लोगों ने आज तक बॉलीवुड की फिल्मों से ही पूरा ज्ञान जो है लिया है। मतलब लाश कैसे जलाते हैं तो वही नदी किनारे चिता रख दी गई और ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट मेथड है, वैसे ही आपको दिखाया जाता है हर बार कि एक ही तरह से लिटा के और कफन में लपेट के और फिर मुखाग्नि दी जाती है। इन्होंने यही देखा है, इसके बियॉन्ड ना ये जानते हैं, ना ये जानना चाहते हैं, ना ये दिखाते हैं। और जब इनको उससे इतर कहीं खेत में जलती हुई लाश दिखती है, कहीं नदी के किनारे लाश दिखती है, तो इनको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ तो गड़बड़ है इसलिए लगता है क्योंकि इनके पूर्वग्रह जो हैं वो इनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम जो देख रहे हो वो गलत है, इसको तुरंत जो है इस पर कुछ होना चाहिए, इसमें एजेंडा पुश करो। और ये लोग फिर उसी एजेंडे को जो है वो पुश करने लगते हैं।
अब वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बात करना चाहता हूं कि शवों को लेके जो एक फेटिश टाइप का रहा है वर्ल्ड मीडिया का और भारत में वामपंथियों का। पहले आपको याद होगा टाइम मैगजीन के कवर पे एक व्यू था कि शमशान में लाशें जल रही है और एक व्यक्ति जो है लाश ले जा रहा है, वो उनके कवर पे आया था। उसका रॉयटर्स ने एक बर्ड आई व्यू जो दिखाया, उसमें 50-60 चिताएं जो है वो जल रही थी। द गार्डियन में, उसका न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, BBC में, हर जगह पे इस तरह की खबरें एकदम छा गई और हर जगह यही चल रहा था कि इंडिया में मतलब इट इज़ मतलब एक ने तो सेंसेशनल लिख दिया था कि इट इज़ साइट टू सी, कि किस तरह से जलाई जा रही, इतनी ज़्यादा लाशें जलाई जा रही। और ये सारे अखबार जहाँ जहाँ से भी छपते हैं उन सब का फैटेलिटी रेट, वहाँ पे लाशों की संख्या भारत से ज़्यादा है। US से मूलतः, UK से, इन दोनों जगहों पे पता कर लीजिए कितनी लाशें हैं। अब जब इसी तरह से ये लगातार मतलब केसेस बहती हुई लाशों का और जलती हुई लाशों का ये सब जो है केस चलने लगा, तो मेरी एक मित्र है कनाडा में, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि तुम्हारे यहाँ तो देखो मतलब आई एम रियली सॉरी, आई एम सीइंग दिस, इंडिया की स्थिति तो बहुत ख़राब है। मैंने बोला कि हाँ, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ख़राब तो है ही, इसमें मतलब बुराई क्या है। एंड देन नो यू गाइज आर नॉट मैनेजिंग, और पूरा प्रोपेगेंडा जो उसने पढ़ा था उसने मेरे ऊपर जो है उलट पासी जो है कर दी। फिर मैंने उसे बोला कि डू यू नो द रेट ऑफ डेथ पर मिलियन इन योर कंट्री कनाडा? तो उसने नहीं। फिर मैंने बोला डू यू नो डेथ रेट ऑफ USA? उसने बोला नहीं। मैंने पूछा UK के बारे में? बोला नहीं। फिर मैंने उसे बताया कि भारत में, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मृत्यु दर शायद 200 कुछ थी और अभी भी उसी अराउंड है, तो 218 जो है मृत्यु दर थी प्रति 10 लाख। कनाडा में 663 है, अमेरिका में 1862 है, UK में उसी तरह 1200 कुछ इस तरह से है। फिर मैंने बोला कि जब तुम्हें ये पता है क्या? तो बोला कि नहीं। मैंने बोला जब पता नहीं है तो तुम क्यों इस तरह के प्रश्न पूछ रही हो? तो बोला कि मैं तो मीडिया में देख रही हूँ कि भारत की स्थिति बहुत ख़राब है, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई थॉट टू आस्क यू, और मैं तुम्हें मतलब एक तरह से सांत्वना देने आई थी कि तुम्हारे देश में वी आर विथ यू। इस तरह से प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है। जब चिताओं की तस्वीरों से इनका काम नहीं बना और भारत में सेकेंड वेव आया और मोर और लेस जैसे जैसे ऑक्सीजन के कारण हो रहा था, फिर वेंटिलेटर और फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, फिर दवाई नहीं मिली थी, ये सारी चीज़ स्ट्रीमलाइन होते लगे। और इसमें ठीक है, सरकारों का दोष है कि उन्हें पहले से परसीव करना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है और उन्होंने तैयारी नहीं की। लेकिन हर जगह यही हालत है, हर नई वेव आती है वो एक नई समस्या लेके आती है। खैर जो भी है, यहाँ पे पहले जलती चिताओं के विहंगम दृश्यों को लेकर और उस पे जो है राजनीति करने की कोशिश हुई। इनसाइड इंडिया तो हो ही रहा था, फिर आपने टूल किट जो कांग्रेस का उसके बारे में सुना ही, और उसके बाद फिर वैश्विक मीडिया में भारत की छवि खराब करने के लिए ये लगातार रिपोर्टिंग हुई, यहाँ पे ये लाश जले थे, और एवरी सिंगल मीडिया आउटलेट जो US का है, UK है, सब ने छापा, सबने छापा। लेकिन वही है कि जलती चिताओं से जो ये पाना चाह रहे थे वो पर्पस मतलब आंशिक रूप से ही सॉल्व हो पाया। देखिए, डेथ का जो है शॉक वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है संख्या का, कि भारत में प्रतिदिन 4000 लोग मर रहे हैं, भले US में उससे ज़्यादा मर रहे हों, वहाँ पे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इटली, UK ये सब जो है हमसे बहुत आगे है। भारत मृत्यु दर में 108वें या 109वें पे है 200 कुछ देशों में। इतने पॉपुलेशन और इस तरह की हेल्थ का जो हमारा है इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के हैं उसमें लेके, तब भी जलती चिताओं ने वो पर्पस इनका सॉल्व नहीं किया। तो मौत के आंकड़ों का जो एक शॉक वैल्यू है उसको जलती चिताओं से इन्होंने रिप्लेस किया कि देखो लाशें जल रही हैं, उससे थोड़ी इनको सफलता मिली। उसके बाद हुआ कि नहीं,
इससे इनका मेन पर्पस जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं को नीचा दिखाने की, और क्योंकि हिंदूवादी सरकार सो कॉल्ड सेंटर में है, भले उन्होंने हिंदुओं के लिए कितने काम किए पिछले 7 साल में, वो तो देखने और सुनने की बात है। खैर, मतलब कहा जाता है कथित तौर पे, तब जब उनका टारगेट कि हाँ ठीक है लोग मर रहे हैं तो चिताएं तो जलेंगी ही, इस तरह से रिसेप्शन उसका हुआ। और वेस्ट के लिए शॉक वैल्यू वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी जलती हुई चिताएं मतलब नॉर्मली नहीं देखते हैं, और उनके लिए अलग है, ये एक डिस्गस्टिंग टाइप का दृश्य है, इसलिए वो प्रेफर नहीं करते हैं उसको देखना। तब जो है उनकी वेदना, संवेदना और उनके छाती के फटने की मतलब आवाजें जो है पूरे विश्व में फैलने लगी। फिर इससे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो अब कहा कि देखो हिंदू तो दफना रहे हैं, हिंदू तो बहा रहे हैं लाशों को। इनको पता नहीं है कि बौद्ध मतावलंबी भी, वो भी दफन करते हैं शवों को। एक वीडियो भी आया था, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, जहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा था, उसने अपनी माताजी उनकी 75 साल की थी, तो उनको जो है धरती में गाड़ कर उनके ऊपर फूल मालाएं रख के और सारे जो भी होते हैं कर्मकांड वो सारे करके, वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं कैंसर से हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद वो जो है उनको दफनाने आए हैं, दबाने आए हैं बालू में, और नदी के किनारे वो कर रहा था। तो जिनको पता ही नहीं है, तो ये पूरा कहा गया कि देखो हिंदू जो जिसको जलाना चाहिए था, इतनी लाशें जलाई जा चुकी हैं कि अब तो जगह ही नहीं, अब तो जो दफन फेंका जा रहा है। आपको लगता है कि 4000 लोग अगर एक दिन में मर रहे हैं, आधे तो महाराष्ट्र में मर रहे होंगे उसके बाद फिर दिल्ली है, पंजाब है, ये सारी जगह है, यूपी टॉप 6 में भी नहीं आता, और आपको लगता है कि जगह नहीं होगी और समय नहीं होगा शमशान घाटों में? आप सोचिए इसके बारे में, और आप ये भी सोचिए कि इतने बड़े बड़े जिलों में आखिर आपको कितने ऐसे परिवार मिल गए। दिखा रहे हैं ना कि एकदम जहां तक नजर जाती है वहां तक गाड़े हुए हैं शव जमीन में। आपको ये जब सैकड़ों की संख्या में है या हजारों में है, आपको कितने ऐसे परिवार मिले जिन्होंने वीडियो बनाया हो या बयान दिया हो कि प्रशासन ने हमें जलाने नहीं दिया, हमें जगह नहीं मिली, और उस कारण जो है हम इन्हें दबा रहे हैं। कितने ऐसे लोग मिले आपको? आपने 1 ट्वीट, 2 ट्वीट, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, इतना तो देखा होगा ना। जब ये इतना आम है, मरने वाले के बारे में ठीक है, चिताएं जल रही हो तो हम जानते हैं कि इतनी संख्या है, हिंदू सब ज्यादा मर रहे हैं भारत में, लेकिन जो दफन हो रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे होंगे, वो तो फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, परेशान भी होंगे, सिस्टम के सताए हुए होंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि काफी लोग जो होंगे शौक में होंगे, सदमे में होंगे कि उनका कोई अपना चला गया, लेकिन ऐसे समय पे तो सरकार को लोग कोसते ही हैं। तो वो कोसने वाले कहाँ हैं? जिन्होंने दफन कर दिया मजबूरी में, वो लोग कहाँ हैं? उनके बयान क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? वो नहीं आएंगे सामने। वो इसलिए नहीं आएंगे सामने क्योंकि उनमें मृतकों को उसी तरह से उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था ही वही है कि उन्हें नदी के किनारे बालू में दफनाया जाता है। उसके बाद फिर बारिश के बाद अब नदी के किनारे दफन हुए हैं तो पानी बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं दफनाया गया, तो वो जब पानी बढ़ेगा तो वो लाशें बह के तो आपको कहीं पे मिलेंगी ना। तब आप हेडलाइन क्यों नहीं दिखेंगे कि लाशें बह रही थी और उनके बीच 1 मीटर का भी फासला नहीं था। कहीं बारिश हुई, वहां से बालू से जो लाशें अंदर गई नदी में, और नदी में फिर वो बहती हुई कहीं पे आपको दिखने लगी। और चूंकि अभी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अभी दफनाने के लिए हो सकता है जमीन भी ना मिले उस तरह से, तो लोग जो है वाकई नदी के बहुत आगे ही किनारे में ही दफना रहे होंगे, और उसके बाद वो बह के जा रहा होगा। संख्या बढ़ी है, और उसके बाद फिर पानी का स्तर बढ़ेगा घटेगा तो लाश जो है ऊपर आएगी, आपको लाश बाहर में दिखेगी, लाश आपको बहती हुई दिखेगी। फिर आप कहेंगे कि फिर प्रशासन मैनेज क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन अभी जो बीमार हैं उनको बचाने की फिराक में है, और जहां भी शमशान घाट हैं या
और जगहें हैं जहाँ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होता है, विद्युत शवदाह होते हैं, वहाँ पे व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने में है। तो फिर उनके पास, उनके लिए शायद यह प्रायोरिटी नहीं होगी, या उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि बारिश होगी, पानी बढ़ेगा तो हो सकता है कि लाशें जो है बाहर आ जाएंगी, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप उस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? आप इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि आपके जो प्रेजुडिसेज हैं, जो आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो आप लेके चल रहे हैं पहले से मन में बनाए हुए कि एकदम बर्बादी फैली हो, उसको वो जो है कंफर्म नहीं करता है। हिंदुओं को ऐसे भी दिखाया गया कि देखो अपनी माँ को जो है छोड़ के भाग गया। आया था ना, एक खबर आई थी कि कोई अभिनव नाम का व्यक्ति था और उसने जो है बहुत वेल ऑफ फैमिली से था, अच्छे घर से था, लेकिन उसने अपने माँ को या पिता को शायद आग नहीं दिया। क्यों है? क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे। फिर एक मुसलमान आया, इमरान या कुछ ऐसे ही नाम था, उसने जलाया और उसका शव के साथ उस मुसलमान व्यक्ति की तस्वीर थी। अब ये पूरा जो है सारे लोग घुमा रहे हैं उसको। बाद में पता चला कि वो उसी अभिनव का मित्र था शायद, जो वहाँ पे ही हैपन्स टू बी। जब अब दोस्त हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि माँ है तो माँ समान है, तो लोग जाते हैं अंतिम क्रिया देखने के लिए, तो वो गया होगा और वहीं पे उसने तस्वीर ली होगी। अंतिम में लोग लकड़ी भी देते हैं और फिर उसको, लाश को जो है एशेज जो होते हैं उसको भी बटोरते हैं, रखते हैं, तो ये काम भी होता है। तो वो भी वो कर रहा होगा और उसकी तस्वीर इस तरह से दिखाई गई कि नहीं देखिए हिंदू तो केयर ही नहीं कर रहा है। फिर आप सुने कि महाराष्ट्र में फलाने शवदाह शमशान जो है वहाँ पे एक मुसलमान ने 300 लाशें जो 15 साल में जलाई हैं हिंदुओं की, जिसे कोई क्लेम करने वाला। पहली बात तो ये है कि अगर वो सरकारी शमशान है तो फिर वहाँ एक मुस्लिम को नौकरी कैसे मिल जाती है? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कुछ प्रोविजंस है ना। आप सोच सकते हैं कि एक सरकारी काम, हिंदुओं के शवों के अंतिम संस्कार का काम कोई मुसलमान करेगा और वो सरकारी मुलाजिम है। अगर ये सच है कि वो मुस्लिम है तो उसे रखा किसने है? क्या उन आत्माओं को मोक्ष मिलेगा? क्या एक मुसलमान को मुखाग्नि देने की प्रक्रिया मालूम है? क्या वो मंत्रोच्चारण करता है? क्या वो घड़ा जो है घूम के फोड़ता है? क्या वो 3 यम, काल और जो मृतक है उसकी लकीरें खींचता है? क्या वो उन्हें घी से स्नान कराता है? क्या वो उनकी पूरी बॉडी को पोंछता है? क्या वो इतना करता है? और अगर वो इतना करता है तो फिर तो मुसलमान रहा नहीं। तो फिर ये दोनों चीजें तो विरोधाभासी हो जाती हैं। आप सोचिए कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है और क्यों? क्योंकि इसका टारगेट वो मुख्यमंत्री है जिसने पूरे कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया है, योगी आदित्यनाथ। स्वयं भी कोरोना के शिकार हुए, जो ही रिकवर किया फिर से गांव में निकल गए, गांव शहर शहर जा रहे हैं और लगातार स्वयं ही देख रहे हैं कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या खामियां हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है। टेस्टिंग की रफ्तार सबसे ज़्यादा, दर भी और संख्या भी यूपी में है। जब बड़े बड़े राज्यों ने, सो कॉल्ड दिल्ली और महाराष्ट्र जो फिनेंशियल कैपिटल है और कैपिटल सिटी है, इन्होंने मजदूरों को विवश किया, श्रमिकों को, कि तुम ट्रेन पे चढ़ के अपने राज्य जाओ, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ दिया था। तब भी योगी आदित्यनाथ ने ही, और मंशा उनकी क्या रही होगी उस वक्त? मंशा तो यही थी ना कि ये लोग जाएंगे और पूरा फैल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र जो है और दिल्ली, ये दोनों सबसे नाकाम राज्य रहे हैं। ये दोनों जगहें सबसे नाकाम रही हैं कोविड को कंट्रोल करने में, लेकिन उनके बारे में आप खबरें नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली के बारे में आप खबरें फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि दिल्ली में ही सारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं। महाराष्ट्र के बारे में आप कितने बार देखते हैं पैकेज, आधे घंटे का पैकेज की कोरोना जो है अनियंत्रित हो गया, वहाँ से जलती चिताओं की आपको तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जाती? वहाँ नदियों के किनारे गाड़े गए शवों को क्यों नहीं दिखाया जाता?
वहाँ से यही खबर क्यों आती है कि फलाना मुसलमान जो है 200 शवों को का जो दाह संस्कार कर चुका है। ये ब्यूटीफुल सुंदर कहानियाँ, ये जो रोमांटिक स्टोरीज हैं कोरोना के समय में, वही महाराष्ट्र से क्यों आती है? नकारात्मक खबर क्यों नहीं आती महाराष्ट्र से? और सारी नकारात्मकता जो है वो बचा के रखी हुई है योगी आदित्यनाथ के लिए, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए आपको कि एक तो उन्हें भी कवरिंग फायर देना है, जो निकम्मे हैं, इनके खेमे के हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा इन्हें उसको टारगेट पे रखना है जो वाकई में सबसे अच्छा काम कर रहा है। तब जब दूसरा मीडिया जो इनकी तरफ का है वो जब रिपोर्ट करेगा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में सबसे बढ़िया काम हो रहा है, तब इनके खेमे के लोग यही स्क्रीनशॉट चिपकाएंगे ना कि देखो यहाँ पे लाश जो है बह रही है, यहाँ पे लाश जो है जमीन में गाड़ी हुई है, यहाँ पे जो है इतनी चिताएं जल रही हैं। तो ये जो है एक मतलब जक्सपोजिशन क्रिएट किया जा रहा है, एक चीज को दूसरे के सामने रखा जा रहा है, ताकि जो सबसे अच्छा कर रहा है वो सबसे बुरा दिखे, और जो सबसे बुरा कर रहा है वो इसी में छुप कर रह जाए, उसके यहाँ से अच्छी स्टोरी आए। सिर्फ इन सारे बिंदुओं पे हमें गौर करना चाहिए। जब ये शमशान में लाश जलाने की बात करते हैं और जब हम वहाँ के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो आंकड़े तो वो तो बड़ा ईमानदार है इसलिए ज़्यादा आंकड़े दे रहा है, यहाँ वाले आंकड़े छुपा रहे। मतलब ऐसे वाहियात कारण आपको गिनाए जाएंगे जिनका कोई मतलब और अंत नहीं है। इसलिए इन मीडिया वालों, इनके जब ट्वीट आते हैं, इनके जब आप शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो फिर आप इनकी मंशा भी जांचिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब कारण क्या हो सकता है? क्या ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं? नहीं, बरखा दत्त संवेदनशील के एकदम अपोजिट है। राजदीप संवेदनशील कब से हो गया? रवीश कुमार की पूरी वाल देख लीजिए, रवीश कुमार का पूरा कवरेज देख लीजिए 1.25 साल से। इन लोगों की मंशा भारत में गृह युद्ध करवाने की है। इन लोगों ने बार बार लिखा है और बोला है, और रवीश कुमार खास करके, कि कमाल की बात है कि फिर भी वोट जो है मोदी को ही दिए जा रहे हैं, भाजपा को ही वोट दिए जा रहे हैं। वो लगभग अभिशाप दे रहा है लोगों को, जो मतदाता है उनको अभिशाप दे रहा है कि ठीक है, आपके भाग्य में तो यही लिखा हुआ था, आप ही ने तो चुना था। इस तरह की बातें कर रहा है। झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज सब कुछ लगातार फैलाया जा रहा है। तब जब ये लाशों की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हाँ श्रद्धांजलि जवाब दे रहे हैं, कम से कम रवीश तो ईमानदार है इतना कि वो गिद्ध है तो गिद्ध की भाषा भी प्रयोग करता है कि आप श्रद्धांजलि दीजिए तो लिखिए कि वो कैसे तड़प तड़प के आपके परिजन जो है मरे, वो पूरा डिटेल में बताइए। आप सोचिए कि जिसके घर वाले चले गए हों, वो जो है इस तरह के शब्द पढ़ के उसको कैसा महसूस होगा? क्या वो इस स्थिति में होगा? पहले तो मुझे यही अजीब लगता है कि किसी के घर वाले चले गए तो ठीक है, सूचना के लिए आपने सूचित कर दिया, जबकि वो भी मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही निजी मामला है, और कुछ लोग जो है अंत्येष्टि की तस्वीरें लगा देते हैं और तरह तरह की बातें। ठीक है, दोस्त यार जो है, नॉर्मली जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उनके अच्छे दिनों को याद करते हैं, या हमारे साथ जो उनका व्यवहार रहा उसको याद करते हैं, वो कितने अच्छे व्यक्ति थे उसको याद करते हैं। रवीश ने स्वयं उनके एक पहले के सहकर्मी थे, एडिटर थे, वीडियो एडिट करते थे, उनके बारे में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है कि कैसे आते थे, टेप लेके जाते थे, कहते थे जल्दी न्यूज चाहिए तो वो कर देते थे। उनकी मृत्यु हो गई। रवीश ने रोहित सरदाना को किस तरह से श्रद्धांजलि दी थी वो आपको याद ही होगा। रवीश ने सुषमा स्वराज को किस तरह की श्रद्धांजलि दी थी वो भी आपको याद होगा। यह आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, विक्षिप्त नहीं, विकृत मानसिकता का शिकार है। इसे किसी के डेथ में भी ह्यूमर और डार्क ह्यूमर वो जो है निकालने की, इसको एक कह सकते हैं कि उसका नशा है इसको,
क्योंकि सेंसिबल व्यक्ति इस तरह के काम नहीं करता जब तक आप मानसिक रूप से थोड़े हिले हुए नहीं हो, या फिर घृणा जो है आपकी नसों में इतने ज़्यादा स्पीड से, तेजी से बह रही हो कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते, तभी आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि वो तो, उसको तो 5 करोड़ देना चाहिए, तो सरकार का अपना पत्रकार था। तुम किसके अपने पत्रकार थे? तुम्हें कितने करोड़ दिए जाने चाहिए? और करोड़ की बोली वस्तुतः वही लोग लगाते हैं जिनको अपनी औकात पता हो कि वो कितने में बिक सकते हैं, तो उसी आधार पे वो दूसरों का मतलब आकलन करते हैं। तो जब ये आपको दिखाते हैं ये जलती हुई चिताएं, ये बहती हुई लाशें, ये नदी के किनारे रेत में दबे हुए शव, तब आपको पता होना चाहिए कि ये संवेदनशील नहीं है। ये भारत में गृह युद्ध की स्थिति लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर आदमी विरोध में खड़ा हो जाए और हर आदमी सवाल पूछे कि लोग क्यों मर रहे हैं। लेकिन भला हो कि यहाँ सेंसिबल लोग हैं जो ये बात भी जानते हैं कि हाँ अभी महामारी है, और हाँ ठीक है, वो ये बात भी जानते हैं कि सरकारों की लापरवाही है, उसके कारण भी कुछ मौतें हुई हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि दूसरी लहर में जितने लोग मरे हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जिनको बेड नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब उनका उपचार हो सकता था, वो ठीक हो जाते। कोविड से सामान्यतः मरने वाले वो लोग हैं कि ठीक है उनको उपचार मिल रहा है और उसके बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन जो उपचार तक पहुंच ही नहीं पाया उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर बनती है, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से सरकार को एक तरह से सवालों के दायरे में ला सकते हैं। लेकिन जब आप एक तीसरा तरीका अपनाते हैं कि आप बर्ड आई व्यू दिखाते हैं शमशान घाटों के, एक ही राज्य के, उसी राज्य में गंगा के तट पे दबी हुई लाशों को दिखाते हैं, उसी राज्य में बहती हुई लाशों की बातें करते हैं, और लाश 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 जलती हुई लाशों पे जूम करके डाला जाता है कैसे जल रही हैं। सारा शॉक फैक्टर जो है डालने के लिए कि लोगों को लगे कि अरे बाप रे, ये तो मतलब हर तरफ अभी लाशें ही जल रही हैं। इस तरह का पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये लोग लगातार लगे रहे, तो संवेदना तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद अपने घरों में भी कोई मरेगा तो उसको भी इसी तरह से बेच लेंगे, उसके बारे में भी लिखने से पहले पूरा डिसाइड करें कैसे लिखा जाए, क्या एंगल दिया जाए। हो सकता है ये दबा दें, हो इनको जलाना, हो सकता है कि ये नदी किनारे दबा दें, फिर उस पर पानी मार के उसको बहा दें, उसका फोटो खींच के बोले कि देखो लाश जो है बह रही है पानी में, जलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए ऐसे ढीठ, ऐसे नीच, घटिया, अधम श्रेणी के पत्रकारों से और ये जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं उसको देखिए, सुनिए, लेकिन उसके बारे में तथ्य जुटाइए, आंकड़े जुटाइए, देखिए कि क्या वो एक ही जगह की रिपोर्टिंग हो रही है, क्या वाकई हिंदू समाज एक ही तरह से अंतिम संस्कार करता है। ये सारी खबरें जब आप एक जगह लाके देखेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि वस्तुस्थिति कुछ और है और आपको कुछ और कह के गुमराह किया जा रहा है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।